नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक अनार 100 बीमार, यानी कि जो महाराष्ट्र के अंदर में राजनीति चल रही है उसमें देखने से तो यही लगता है कि एक अनार 100 बीमार। वो अनार क्या है? वो अनार है मुख्यमंत्री का पद। वो अनार है ऐसा मुख्यमंत्री का पद जिसके लिए घमासान चल रहा है दो व्यक्ति में। पहले व्यक्ति एकनाथ शिंदे, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, और दूसरे देवेंद्र फडणवीस जो कि भाजपा के अभी चुने हुए नेता नहीं हैं लेकिन प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। आइए नज़र डालते हैं 23 नवंबर का जो विधानसभा रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस पर महायुति को टोटल सीट मिला 231, उसमें से बीजेपी को मिला 132 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को मिला 57 सीट, एनसीपी अजीत पवार को मिला 41 सीट। यदि तीनों को जोड़ दिया जाए तो होते हैं 231 सीट। 288 सीट में से 231 सीट इन्होंने लिया और 2/3 मेजोरिटी से पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर लिया इस इलेक्शन को। महाअघाड़ी जिसमें कि शिवसेना का उद्धव गुट, शरद गुट एनसीपी का और कांग्रेस शामिल थी, उनको मिले 46, कांग्रेस को 16, शिवसेना उद्धव को मिले 20 और एनसीपी शरद पवार गुट को मिले 10। इस तरीके से यहाँ तक तो समझ में बात आई कि 2/3 मेजोरिटी के साथ में बन गई है सरकार महायुति की। लेकिन नज़र डालें अगर कुछ दिनों पर जैसे क्रमवार घटना हुआ उस पर, तो हमें बहुत कुछ समझने में देखने में मिल सकता है। यदि हम बात करें तो 23 तारीख को परिणाम आया, 24 को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया, 25 नवंबर शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री पद पर शिंदे को लेकर बहुत सारे पोस्टर लगाया शिवसेना के नेताओं ने। 26 नवंबर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। 27 नवंबर शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं के द्वारा फैसले पर मुहर लगाया। बोला बीजेपी के जो शाह हैं, मोदी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उस पर मैं सहमत रहूँगा। 28 नवंबर तीनों नेता यानी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है और अजीत पवार, तीनों जाते हैं दिल्ली। जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, और वहाँ पर अमित शाह से भी मुलाकात होती है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अपने एक्स हैंडल पर, यानी कि पहले जो ट्विटर था उस पर उन्होंने पोस्ट किया इस मुलाकात को लेकर, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने एक्स पर इस मुलाकात को लेकर कुछ पोस्ट नहीं किया, जबकि ऐसा आम तौर पे होता नहीं है। यहाँ से दिखना शुरू हो गया, दिख तो शुरू से रहा था कि कुछ तो नाराज़गी है, लेकिन यहाँ से स्पष्ट तौर पर दिखना शुरू हो गया तो कि कुछ तो नाराज़गी है। 29 नवंबर महायुति की बैठक होनी थी मुंबई में और रद्द हो गई और शिंदे वहाँ से सतारा रवाना हो गए। 30 नवंबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले ने ये घोषणा कर दिया कि 5 दिसंबर को हम किसी भी स्थिति में पूरी तरीके से अपने मुख्यमंत्री के साथ में शपथ ग्रहण करेंगे और ये आज़ाद मैदान मुंबई में होगा। और बाकायदा इसके लिए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। 1 दिसंबर यानी कि कल महायुति की बैठक होनी थी मुंबई में ही, लेकिन रद्द हो गई। बताया गया कि 30 तारीख को अचानक से तबीयत खराब हो गई फिर से एकनाथ शिंदे की और वो वापस चले गए हैं अपने गांव सतारा, तो ये बैठक जो है रद्द हो गई। 2 दिसंबर यानी कि आज क्या हुआ? अब तो नाराज़गी तो थी ही, साफ तौर पर दिख रही थी। तो एकनाथ शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करती है और वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो 2 दिसंबर को पूरा पटाक्षेप हो गया इस कहानी का। हालांकि
आज जो है आज फिर से जो है आज जो बैठक होने वाली थी वो तो रद्द हो गई है। कल पता नहीं क्या होता है, लेकिन आने वाली जो समय है उसको लेकर कुछ बातें तो है। यदि बात किया जाए तो निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, क्योंकि ऐसा है कि बीजेपी में 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री या फिर उनके विधायक दल के नेता चुनने के लिए। तो ये जाएंगे मुंबई कल। अगर हम देखते हैं कुछ और तथ्यों का अवलोकन करते हैं, जैसे आज जो है अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अभी मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह से मुलाकात करने। लेकिन जिस तरीके से रसाकसी हुई है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हुई है, उस तरीके से देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्थिति बन सकती है। हालांकि सरकार बनाने के लिए टोटल चाहिए 145 विधायक, 132 बीजेपी के पास में है, अजीत पवार के पास में 41 विधायक है। तो अजीत दादा और बीजेपी मिलके आराम से बना सकते हैं सरकार। लेकिन कहाँ पर जो है पेंच आ रही है? क्या मंत्री पद को लेकर पेंच आ रही है, या फिर एकनाथ शिंदे चाहते ही हैं कि वो मुख्यमंत्री पुनः बने? कुछ लोगों ने ये भी कयास लगाया, हालांकि ये बाद में खारिज हो गया, कि एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में आना चाहते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के बेटे ने इस जो है खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यदि और बात किया जाए तो पिछली जो सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे की, उसमें गृह मंत्री का जो पदभार है वो देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था, जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय के। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की जो सीट है उस पर पेंच है, और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके विधायक दल के किसी व्यक्ति को या फिर उनको गृह मंत्री का पद दिया जाए। वित्त मंत्री अजीत पवार के पास में ही रहेगा, और मुख्यमंत्री बीजेपी के तरफ से निश्चित तौर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रसाकसी चल रही है, उठापटक भी हो सकता है। इसमें अजीत गुट का बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा कि वो स्थिर रहते हैं या वो भी पाला पलटकर फिर से महाअघाड़ी की तरफ देखना शुरू करते हैं। हालांकि ये तो बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि लगभग न के बराबर ये जो है स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि कभी भी शिवसेना शिंदे गुट जो है शिवसेना उद्धव गुट के साथ जाना तो पसंद नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में फिर से वहाँ पर बहुत सारे चुनाव भी हैं, स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो, तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये स्थिति संभव न हो कि महाअघाड़ी की तरफ ये लोग चले जाए। लेकिन क्या जो पुराने भीष्म पितामह हैं वहाँ के, यानी कि शरद पवार, क्या वो खेला कर सकते हैं? ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक जो उठा पटक हुआ है उसमें ये भी बात सामने आई है कि आरएसएस ने बीएल संतोष के जरिए फडणवीस का जो नाम है वो आगे बढ़ा दिया है, और स्टेटमेंट के जरिए, बयान के जरिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि इसको कितना तरजीह दिया जा रहा है, कितना प्रमुखता से लिया जा रहा है ऊपर में बैठे अमित शाह और मोदी जी के द्वारा, ये अभी देखना बाकी है। यदि हम बात करें तो जैसे श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के पद को ठुकरा दिया। उसी तरीके से अगर और कुछ बात किया जाए तो उसमें एक ये भी बात हो सकती है कि एमपी जो हैं, जो सांसद हैं, वहाँ पर भी पेंच फंसी हुई है, वहाँ उसको लेकर भी पेंच फंसी हुई है यहाँ की राजनीति में, क्योंकि जो बीजेपी के पास में जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी अगर छोड़ देते हैं एकनाथ शिंदे को। तो केंद्र सरकार में 7 सीटें जो कि एकनाथ शिंदे के गुट की है, वहाँ से भी थोड़ा सा स्थिति बिगड़ सकता है। और पहले से नरेंद्र मोदी इस बार जो है गठबंधन के सहारे सरकार चला रहे हैं, तो कभी भी मतलब मोदी और शाह तो कभी नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए। लेकिन बात फडणवीस पर आकर रुकी हुई है। क्या जिस तरीके से राजस्थान में भजनलाल शर्मा को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यादव जी को
छत्तीसगढ़ में साईं को, जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री जो है बने, उससे क्या पता चलता है कि क्या भाजपा नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी दाव लगा सकती है? ऐसा हो सकता है? ये क्या ये हो सकता है कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा फेवरेट है देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के, तो क्या आरएसएस का फेवरेटिज़म तोड़ने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहाँ पर किसी दूसरे को बैठा सकते हैं? हालांकि ये बात भी बहुत ही न के बराबर घटित होने वाली लग रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। फडणवीस बहुत बड़े कद वाले नेता हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यदि हम बात करें तो ये जो बार बार तबीयत ख़राब होने वाली बात हो रही है, तो ये तबीयत क्यों ख़राब हो रही है भाई? ये तबीयत तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली तबीयत ख़राब हो नहीं रही है। उनका कहना है एक विधायक का, एकनाथ शिंदे के एक विधायक का, कि जब कुछ स्पेशल निर्णय लेना होता है, प्रमुख निर्णय मतलब विशेष निर्णय लेना हो सकता है, बोल सकते हैं विशेष निर्णय अगर लेना होता है, तो एकनाथ शिंदे अपने गांव जाते हैं। तो क्या वो विशेष कुछ निर्णय ले रहे हैं? क्या वो उस स्थिति में है? तो नहीं है। यदि अजीत पवार, जो कि वित्त मंत्री पद मांग रहे हैं, शायद उनको मिल भी जाएगा। पिछले बार भी वो जब इनकी पूरी सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री थे। प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, और एक केंद्रीय मंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को भी मिलेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो स्थिति है वो किस तरीके से हो गई है आप समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने ये भी बोला कि देखिए भाई, हमारा तो अजीत जी के चलते में कम सीट आया, नहीं तो अभी तो ज़्यादा सीट आता। इस पर कई तरह की बातें हुई। हालांकि उधर आदित्य ठाकरे ने ये बोला कि एक तरफा जो है निर्णय इनके यहाँ पर लिया जा रहा है, और ये जो है जनमत का, जो महाराष्ट्र का जनमत मिला है इनको, उसका अपमान है। उधर संजय राउत ने चंद्रचूड़ को आड़े हाथों लिया और बोला कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो चंद्रचूड़ के कारण हुई है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि संजय राउत ने ये भी कहा कि ये जो है चुनाव आयोग जो है इसमें दखल दी, यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ, चुनाव में गलत तरीके से ईवीएम का प्रयोग हुआ। और फिर लास्ट में संजय राउत ने ये भी कहा कि यहाँ पर तो अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अब है क्या कि देखिए, इसमें 28 नवंबर को एक्स पर जो है पोस्ट आता है, एक घटना होती है। जैसे 30 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का एक्स पर एक पोस्ट आता है, यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर एक पोस्ट आता है। उसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि 5 दिसंबर को हमारी सरकार गठित होगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, ये सारी बातें। तो उस पर जो है ये कहा जाता है शिवसेना उद्धव के तरफ से कि ये तो राज्यपाल के जैसा बता रहे हैं, राज्यपाल को ये बताना चाहिए, लेकिन ये तो खुद ही राज्यपाल बने बैठे हैं। तो खैर दोनों तरफ से काफ़ी जो है गहमागहमी हो रही है। इसी बीच आज जयराम रमेश ने ईवीएम को लेकर, या बोल सकते हैं कि चुनाव में अनियमितता को लेकर आरोप लगाया है। और यदि बात किया जाए चुनाव में अनियमितता को लेकर भी, तो तमाम जो बड़े पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि यहाँ पर चुनाव में बहुत ज़्यादा अनियमितता हुआ है। और जिस तरीके से एक किसी ने वायरल किया, हालांकि उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, एक स्टिंग ऑपरेशन जिसमें किसी व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन लिया जा रहा था अमेरिका का, और अमेरिका में बैठे हुए एक भारतीय का ही, और वो बोल रहे थे कि 52 या 53 करोड़ रुपए में मैं ये पूरा ईवीएम को हैक कर लूँगा। वो कई तरह के वो उसमें बता रहे थे। तो उन पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। इस पर बहुत गहमागहमी है, और सीधे जो चुनाव आयोग के चेयरमैन हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। राजीव कुमार से सब पूछ रहे हैं कि क्यों ना वो स्पष्टीकरण दे ये एफआईआर कराने की जगह, और क्यों ना वो एक स्वतंत्र रूप से एक जगह आयोजन करें जहां पर दुनिया के हैकरों को बुलाया जाए और वो अपना जो है जो भी प्रदर्शन कर सके हैकर्स लोग,
कि भाई हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें वहाँ पर चल रही है। कई गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि भाई हम पुनः चुनाव चाहते हैं। तो ये सारी बातें, और फिर इतना क्लीन स्वीप मेजॉरिटी, और फिर ये जो सरकार बनाने की को लेकर चल रही कवायद है जो फंसी हुई है, तो कहाँ कहाँ बातें, क्या क्या बातें हो रही है, ये तो एकदम देखना दिलचस्प रहेगा आगे आने वाला दिन में भी। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो हाल है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदी बेल्ट में सांप छुछुंदर वाला हाल, तो ना एकनाथ शिंदे को निगलते बन रहा है, क्योंकि अगर निगल जाएंगे तो फिर वो भी खराब, उगल देंगे तो फिर वो भी खराब, उगल देंगे तो फिर 7 सीट उनका सात सांसद उनके कम हो जाएंगे। और जिस तरीके से बाहर से दबाव बनाया हुआ है नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने, और चूँकि ये अलायंस की सरकार है, मोदी जी की सरकार, तो पूरी खुद की जो है मेजॉरिटी में तो है नहीं, गठबंधन के सहारे चल रही है। तो इसमें केंद्र सरकार तो कहीं से भी नहीं चाहती होगी कि इस तरीके से कुछ हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी, विरुद्ध भी एक गुट वहाँ पर बीजेपी में है जो चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को किनारे किया जाए। तो क्या मोदी और शाह भी ऐसा चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर दिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक टालम टोल की नीति अपनाई गई है, उसमें तो कुछ दाल जो है, दाल में कुछ काली नज़र आ रही है, या पूरी दाल ही काली है, पता नहीं। तो क्या अमित शाह का अपना खुद का इंटरेस्ट है, क्या मोदी जी और अमित शाह का ज्वाइंट इंटरेस्ट है कि फडणवीस को साइड किया जाए? क्योंकि फडणवीस जो है एक चैलेंज के रूप में भी है, क्योंकि उनको पीछे से आरएसएस बैक करती है, क्योंकि वो एक तरह से कद्दावर नेता है, बोलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। तो क्या ये सारा गेम जो है केंद्र सरकार खेल रही है? एकनाथ शिंदे को सामने लाना, फिर पीछे करना, फिर आज एकनाथ शिंदे फिर आज बयान दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में तो जनता मुझे ही पसंद करती है। या फिर ये एकनाथ शिंदे का खुद का मत है, या फडणवीस को वो साइडलाइन करना चाहते हैं? क्या किसी नए व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हालांकि महाराष्ट्र में नया कोई चेहरा आएगा मुख्यमंत्री के रूप में तो उसकी कितनी स्वीकार्यता होगी, और दूसरे जो अजीत पवार हैं, जो कद्दावर नेता, एकनाथ शिंदे कद्दावर नेता, ये लोग कितना उसको समर्थन दे पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो क्या बीजेपी नए चेहरे को ला सकती है? क्या एकनाथ शिंदे रूठे रह सकते हैं और बाहर से समर्थन दे सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे गृह मंत्री के पद से मान जाएंगे? क्या अजीत पवार वित्त मंत्री और एक केंद्र में मंत्री के पद से मान जाएंगे? क्या, जैसे कि अगर देखा जाए, मैं यहाँ आंकड़ा देख रहा था, तो कुल जो है 43 मंत्री बनेंगे सरकार में। तो भाजपा से लगाया जा रहा अनुमान 20-23, शिंदे से 11, अजीत से 9 मंत्री बनेंगे, और एक मंत्री अजीत और शिंदे गुट के बनेंगे केंद्र में। तो क्या यहाँ पर जो है शिंदे को ज़्यादा मंत्री पद दिया जा सकता है? हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके भी 132 टोटल विधायक हैं। तो ऐसा देखने में मुश्किल, देखने और सोचने से भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये तो देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से चुप्पी साधे हैं। और हमारे यहाँ कहावत है कि जब रोने का किसी का मन होता है तो आँख खोदा जाता है। मतलब जब किसी को रोने का मन है तो उसके आँख में चोट लग जाती है। तो क्या इसी तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, और बार बार उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये एक ऐसी तबीयत ख़राब भाई, यानी कि वही कहावत है एक अनार 100 बीमार वाली। तो क्या बीमार पड़ गए हैं एक अनार के लिए एकनाथ शिंदे? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो पूर्व जो है इतिहास रही है, उसमें स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता के खिलाफ में बगावत किया था, और उद्धव ठाकरे के पूरे पार्टी को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। और फिर बर्बाद क्या उद्धव गुट को ही बाहर कर दिया, और उस पार्टी पर ही पूरे तरीके से काबिज हो गए। और असली चुनाव आयोग ने बोला कि असली जो शिवसेना है वो यही है जो इनके गुट की है। क्योंकि हुआ क्या कि संविधान
संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोला गया कि संविधान संशोधन शायद 93 हुआ था, उसमें कहा गया कि जो अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ में कोई पार्टी टूटती है तो वो असली पार्टी रहेगी। यानी कि 2/3 एक तरफ विधायक दल आ जाए तो विधायक लोग एक तरफ आ जाए और अपना विधायक दल का किसी को नेता चुन ले 2/3। तो पहले 1/3 था, फिर उसको शायद ही 93वीं संविधान संशोधन है जिसमें 2003 में इसको ऐसा बनाया गया पूरा। तो फिर ये जब किया गया तो इससे ये हुआ कि आम तौर पे जो डिफेकेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब दल बदल की जो नीति है उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो क्या फिर से एक ये भी बात उठ रही है कि क्या फिर से जो है एकनाथ शिंदे को शांत करने के लिए भाजपा फिर से उनके पार्टी को तोड़ सकती है। हालांकि भाजपा को ये करने के लिए करने का कोई ज़रूरी है नहीं, इनके पास ऑलरेडी अजीत पवार का साथ है। लेकिन ये सब कयास वहाँ पर राजनीति में लगाए जा रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को क्या मुख्यमंत्री वहाँ के शपथ लेते हैं या फिर से इस दिन को आगे बढ़ाया जाता है। और अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये मोदी, शाह और नड्डा की विफलता होगी और उनके केंद्रीय नेतृत्व की भी विफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।